और अब खबरों को तफसील से देखते हैं। मुल्क भर में कल ईद उल फित्र मनाई जाएगी। जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक और दीगर मकामात से शव्वाल का चांद नजर आने का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली शाही जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी, अमारत शरिया बिहार, भोपाल की रुयत हिलाल कमेटी और दीगर ने ऐलान किया है कि ईद उल फित्र की नमाज 22 अप्रैल शनिचर को अदा की जाएगी। राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के सभी शहरों में ईद उल फित्र की नमाज कल अदा की जाएगी। रुयत हिलाल कमेटी ने मुख्तलिफ मकामात की शहादत की बुनियाद पर राजधानी भोपाल में कल 22 अप्रैल को ईद उल फित्र नमाज अदा करने का ऐलान किया है। राजधानी भोपाल की तारीखी शाहजहानी ईदगाह में सुबह 7 बजे से ईद की नमाज अदा की जाएगी, जबकि जामा मस्जिद में 7:15 बजे, ताजुल मसाजिद में 7:30 बजे, मोती मस्जिद में 7:45 बजे और तारीखी मस्जिद बिल्किस जहां में 8 बजे ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। ईद, चांद और नमाज के एहतमाम को लेकर भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी कुछ इस तरह ऐलान करते हैं की रुयत तस्लीम कर ली गई है। हमारे सूबे से भी और मुल्क से कई जगह से इत्तला मिली है, इसलिए हम ऐलान करते हैं कि इंशाअल्लाह कल बरोज़ शनिचर 22 अप्रैल को इंशाअल्लाह ईद मनाई जाएगी और भोपाल ईदगाह के अंदर ईद इंशाअल्लाह 7 बजे पढ़ी जाएगी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ईद पूरी इंसानियत के लिए, उम्मत के लिए बाइस बरकत, बाइस रहमत बने। और तमाम ईमान वालों से ये कहते हैं कि ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ने की कोशिश करना चाहिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज ईदगाह में जाके पढ़ते थे। ये ऐसी सुन्नतें जो साथ में आप एक मरतबा कर सकते हैं। अल्लाह ताला इस ईद को बार बार हमारे लिए ज़िंदगी में बार बार खुशियों के साथ आती रहे। उधर कर्नाटक भर में कल ईद उल फित्र मनाई जाएगी। बेंगलुरु में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी की मीटिंग मुनक्किद हुई। अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी की सदारत में हुई इस मीटिंग में 22 अप्रैल बरोज शनिचर ईद उल फित्र मनाने का फैसला लिया गया। बेंगलुरु में मतला अब्र आलूद रहने की वजह से चांद नजर नहीं आया, लेकिन रियासत के दीगर शहरों और चंद दीगर रियासतों में रुयत के आम होने की बुनियाद पर कर्नाटक की मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने कल ईद मनाने का ऐलान किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी कर्नाटक का माहाना इजलास हज़रत अमीर शरीयत कर्नाटक दामद बरकातुहुम की सदारत में मुनक़िद हुआ। हज़रात उलमाए किराम माशाअल्लाह तशरीफ़ रहे और हमारी रियासत के बल्लारी में, टुमकुर के टिप्टूर में, बागेपल्ली में, इसी तरह चामराजनगर में और मैसूर के करीब दूसरे इलाक़ों में भी रुयत आम हुई है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों से भी रुयत आम होने की इत्तलात मिली हैं। इसलिए हज़रात उलमा इकराम के मशवरे से हज़रत अमीर शरीयत दामद बरकातुहुम ने फ़ैसला फरमाया कि कल बरोज़ हफ्ता 22 अप्रैल 2023 को ईद उल फितर मुनक़िद होगी और तमाम अहलियान कर्नाटक से गुजारिश है कि कल ईद उल फितर का एहतिमाम फरमाएं और अमन व अमान का ख्याल रखें, कहीं भी किसी तरह की कोई गड़बड़ होने ना दें, बल्कि बिरादरान वतन के साथ भी अपनी ईद की खुशियों को आप शेयर करें तो बहुत मुनासिब होगा। अल्लाह करे कि ये ईद हमारे लिए खैर का बाइस बनाए, आमीन। आगे बढ़ेंगे। चिनाब पावर प्रोजेक्ट में रिश्वत की पेशकश के मामले में सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक को वजाहत के लिए दिल्ली तलब किया है। 27 और 28 अप्रैल को सीबीआई ने सत्यपाल मलिक को दिल्ली के अकबर रोड गेस्ट हाउस में तलब किया है। वाज़ेह के सत्यपाल मलिक ने इल्जाम लगाया था कि इन्हें चिनाब पावर प्रोजेक्ट क्लियर करने के लिए 300 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। जिला पुंछ में कल हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जारी है। हमले की जांच भी शुरू कर दी गई है। एनआईए भी जांच में जुड़ गई है। इस हवाले से एनआईए टीम ने भी जाए वारदात पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। डीजीपी दिलबाग सिंह, एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह भी हमले के मकाम पर पहुंचे और तमाम उमूर का जायजा लिया। सर्च ऑपरेशन में घना जंगल एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। बीडीएस और एफएसएल टीमें भी जाए वारदात पर पहुंची। पूरे बीजी सेक्टर में इजाफी दस्तों की तैनाती के साथ साथ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। जराये का कहना है कि इस हमले में इस्तेमाल होने वाली चाइनीज गोलियां इससे कबल
डांगरी दहशतगर्दाना हमले में इस्तेमाल की गई थी। वाजरी के पुंछ के भाटाधुरिया में कल लगभग 3 बजे हुए दहशतगर्दाना हमले में 5 फौजी जवान शहीद हो गए थे। इस हमले में एक फौजी जवान जख्मी भी हो गया। जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पर फौज की एक गाड़ी बम्बेर गली और पुंछ के दरमियान जा रही थी। इस दौरान नामालूम दहशतगर्दों ने इलाके में भारी बारिश और कम रोशनी का फायदा उठाते हुए फौज की इस गाड़ी पर हमला कर दिया। इस दहशतगर्दाना हमले में 5 फौजी जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों में हवलदार मनदीप सिंह, सिपाही हरकृष्ण सिंह, लांस नायक कुलवंत सिंह, सिपाही सेवक सिंह और लांस नायक देवाशीष शामिल है। शहीद जवानों में 4 पंजाब से और 1 उड़ीसा से है। फौज का कहना है कि बम्बेर गली और पुंछ के दरमियान फौज की गाड़ी पर शदीद बारिश, धुंध और कम रोशनी का फायदा उठाकर नामालूम दहशतगर्दों ने हमला कर दिया था। दहशतगर्दों की तरफ से मुमकिना तौर पर ग्रेनेड हमले की वजह से गाड़ी में आग लग गई थी। इस इलाके में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए तैनात राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के 5 जवान इस हमले में शहीद हो गए हैं। शदीद तौर पर जख्मी एक फौजी जवान को राजौरी के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दहशतगर्द तंजीम PAFF ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह को इस वाकये की तफसीलात से आगाह किया। दहशतगर्दाना हमले के बाद पुंछ में सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। शहर में आने जाने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है। आर्मी, पुलिस और CRPF के जवान जांच कर रहे हैं। इस हमले पर ही पहले से ही शदीद मजम्मत की जा रही है। मुख्तलिफ हलकों से पुंछ हमले के खिलाफ एहतजाज भी किया जा रहा है। NIA टीम यहाँ पे पहुंच गई। आप विजुअल्स में देख सकते हैं, ये NIA की टीम जो है ये यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई है। इन्वेस्टिगेट करेगी ये जो कल टेरर अटैक हुआ है। ये NIA की टीम यहाँ पे पहुंच गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की टीम आप देख सकते हैं, ये अब वहाँ पे जा रही है जहाँ पे कल टेरर अटैक हुआ था, क्योंकि NIA को इस टेरर अटैक का जिम्मा सौंपा गया है इन्वेस्टिगेशन करने का। ये सारी इन्वेस्टिगेशन को अब खंगालेगी, किस तरह से ये अटैक हुआ है, कौन कौन इसमें शामिल है, किस तरह से ये अटैक हुआ है, इस सारी चीजों को खंगाला जाएगा और देखा जाएगा NIA की तरफ से कि किस तरह से ये अटैक हुआ है। ये एजेंसी के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे पहुंचे, आप देख सकते हैं। और ये लोग अब किसके साथ इसके तार जुड़े हैं। देखिए जो अटैक हुआ है एक जबरदस्त अटैक हुआ है जिसमें कई हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं। तो NIA को ये जिम्मेदारी दे दी गई है और अब NIA इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, पूरा देखेगी कि किस तरह से अटैक हुआ है, कौन इसमें मुलविस है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, कहाँ से इसके तार जुड़े हुए हैं। ये जो आतंकवादी है इन्होंने किस चीज का इस्तेमाल किया, किस तरह से अटैक किया, क्या क्या हथियार थे, इन सारी चीजों को खंगाला जाएगा। और ये बड़ी, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं आर्मी की टुकड़ियां भी इनके साथ स्कॉट कर रही है। तो जाहिर तौर पर जो NIA को अब ये जिम्मेदारी सौंपी गई है तो वो अब इस चीज को देखेगी। देखिए डांगरी में जो अटैक हुआ था वो भी NIA इन्वेस्टिगेट कर रही है और ऐसा लग रहा है कि डांगरी और इसका आपस का जो लिंक है वो भी इस्टेब्लिश हो रहा है। तो इस चीज की भी परख होगी, इस चीज को भी देखा जाएगा और इसमें पाकिस्तान की कौन सी आउटफिट है, कौन सी आतंकवादी आउटफिट है, उसको भी देखा जाएगा। तो कुल मिला के NIA के यहाँ पहुंचने से अब इस इन्वेस्टिगेशन में तेजी आएगी और ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ये पता चलेगा कि आखिर इस अटैक के पीछे कौन है। कैमरामैन आशु के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18, BG सेक्टर पुंछ। तो उधर पुंछ में दहशतगर्दाना हमले की जांच में सिक्योरिटी एजेंसियां जुटी हुई हैं। मुख्तलिफ एजेंसियां तमाम पहलुओं से छानबीन में जुटी हैं। इस बीच दिफाई जराये के हवाले से फौज और सिक्योरिटी एजेंसियों को राजौरी पुंछ सेक्टर में 6 से 7 दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी। कल जहां दहशतगर्दाना हमला किया गया था इसी इलाके में इनकी मौजूदगी की इत्तला मिली थी। बताया जा रहा है कि इन्हीं दहशतगर्दों ने फौज की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया था। इधर दहशतगर्दों की बड़े पैमाने पर तलाशी की जा रही है। कई टीमें सर्च ऑपरेशन में सरगर्म हैं। ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। हमले के पीछे पाकिस्तानी लश्कर तैयबा के मुश्तबा दहशतगर्द हो सकते हैं। इनके मुमकिना ठिकानों की तलाश की जा रही है। इस बीच पुंछ हमले की पूछताछ के सिलसिले में चंद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। राजौरी और पुंछ से कई अफराद को हिरासत में लिया गया है। जराये के मुताबिक हमलावरों की तादाद 5 थी।
इनमें 3 गैर मुल्की और 2 मकामी दहशतगर्द थे। जराए का कहना है कि काफी मंसूबाबंद तरीके से यह हमला किया गया ताकि G20 से कबल सनसनी पैदा की जा सके। बताया जा रहा है कि कुछ दुकानदारों से भी पूछताछ की जा रही है। इनसे मालूम किया जा रहा है कि कहीं इन्होंने कोई मशकूक नकलो हरकत तो नहीं देखी थी। जराए का कहना है कि यह आईडी हमला नहीं था, बल्कि मुतादिद समतों से गाड़ी पर फायरिंग करने वाले दहशतगर्दों ने दस्ती बम फेंके और मौके से फरार होने से कबल ट्रक को आग लगा दी। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि दहशतगर्दों का यह ग्रुप कश्मीर की तरफ से आया था और हमला करने के बाद वहां से वापस वादी में चला गया था, इसलिए इलाके में कोई निशान बाकी नहीं रहा। वादी में दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन की वजह से दहशतगर्दों को वादी में हमले करने में मुश्किल पेश आ रही है। जराये के मुताबिक इसलिए उन्होंने हमलों को अंजाम देने और दोबारा भागने के लिए जम्मू के इलाके तक पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते का इंतखाब किया है। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि पुंछ और राजौरी में इन दहशतगर्दों को कुछ मकामी लोगों की हिमायत हासिल है। इस मामले में मुतादिद एजेंसियां तहकीकात कर रही हैं। वाज़ेह है कि पुंछ और राजौरी में पिछले दहशतगर्दाना हमलों की तहकीकात में कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई है। ये इस बात की जानिब साफ इशारा है कि दहशतगर्द कश्मीर से जंगलों के रास्ते आते हैं और हमला करके वापस चले जाते हैं। आर्मी GH अस्पताल राजौरी में पुंछ दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए 5 जवानों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए फूल चढ़ाने की तकरीब हुई। इस मौके पर ADGP मुकेश सिंह, DIG राजौरी और दीगर अफसरों ने शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया, जिसके बाद इनके जज्द खाकी को इनके आबाई घर रवाना किया गया। वहीं पंजाब के शहीद फौजी जवानों की जज्द खाकी को राजौरी से सड़क के जरिए आबाई इलाकों की जानिब रवाना किया गया है। ओडिशा के शहीद फौजी जवान की जज्द खाकी को हवाई जहाज के जरिए इनके आबाई शहर मुंतकिल किया गया है। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। पुंछ दहशतगर्दाना हमले पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पुंछ दहशतगर्दाना हमले से मुतालिक किए गए एक सवाल के जवाब में कहा कि यह हमला बॉर्डर के करीब हुआ है और यह सिक्योरिटी एजेंसियों की बहुत बड़ी चूक है। उन्होंने कहा कि सरकार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में हालात साजगार हैं। अगर हालात बेहतर हैं तो जल्द अज जल्द इंतखाबात कराए जाने चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा कि जम्मू कश्मीर को सरकार ने टेररिज्म स्टेट से टूरिज्म स्टेट में तब्दील कर दिया है। यही बात पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है, इसलिए पाकिस्तान ओछे हथकंडे अपना रहा है और दहशतगर्द कार्रवाइयां अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। जो अटैक हुआ कल कैसे देखते हैं वो आपने सबने देखा, बॉर्डर के करीब है और कहीं ना कहीं तो सिक्योरिटी का मामला होगा। इनको वो सिक्योरिटी चेक करनी चाहिए थी। 5 जवान इस दुनिया से चले गए, गलती तो कहीं है, इसको देखना चाहिए। सर कल के दावे किए जाते थे कि सिक्योरिटी सिनेरियो सुधर गया है और कल के हमले के बाद आप क्या बताना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि सुधर गया है, इसीलिए तो इलेक्शन होने चाहिए, मगर खुदा जाने कब करेंगे। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके लीडरों की यही बौखलाहट है कि किस तरह से आज जो है माहौल जो है कंड्यूसिव बन रहा है। आज आपने देखा है 2019 अगस्त 5 के बाद हड़तालों में कितनी गिरावट हुई है। कोई हड़ताल आपको नजर नहीं आती, कोई स्कूल आपको बंद नहीं नजर आते। ये एनसी और एनसी के लोगों को कहाँ अच्छा लगेगा। ये तो चाहते थे कि यहाँ पर शोर मचाएं लोग, यहाँ पर लोग के सड़कों पे आए, यहाँ पर पत्थरबाजी हो, इस तरह का माहौल ये चाहते थे। तो आज अगर एक कंड्यूसिव माहौल बन रहा है, आतंकवाद को नकेल कसी जा रही है और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अपना चेहरा दिखाया जा रहा है हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, नेशनली इंटरनेशनली भी, तो ये इनसे कहां बर्दाश्त होगा। तो अटैक पे सवाल खड़े किए हैं, अटैक हो। ये सवाल खड़े करने वाले होते कौन है? इनसे पूछा जाए कितने मिलिटेंट अटैक्स जो है अपने जब ये सरकार में थे कितनी बार हुए। हमारे लोगों को शहीद जो हुए हैं कल, हमारी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ, लेकिन ये घटनाएं जो हैं ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान से आती हैं और जो
ऐसी घटनाओं को, और मुझे लगता है कि उनको अमली जामा पहनाया जाता है और कहीं ना कहीं स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किया जाता है। ये घटनाएं बहुत कम हो गई हैं और आने वाले समय के अंदर बिल्कुल नहीं होंगी। मुझे लगता है जिस तरह से गृह मंत्री, जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस उनके पाकिस्तान के अंदर जाकर जो है उड़ी का अटैक हुआ, आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जाकर जो है उनके कैंप्स को ख़त्म किया गया। ये घटनाएं जो है फ्रस्ट्रेशन है उन लोगों की जो आज खुलकर जो है मिलिटेंसी नहीं कर पा रहे हैं या उसको संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं। बड़ा सेंसिटिव एरिया है और इस सेंसिटिव एरिया में ये कोई नई बात नहीं है, बॉर्डर है, पाकिस्तान के साथ सटा हुआ बॉर्डर है, यहाँ वारदातें होती हैं और ये बीच में काफ़ी वक्फे के बाद जो है इस तरह का ये वाक़ा हुआ है जो अनफॉर्चुनेट है, जिसमें नौजवान जो हैं वो शहीद हुए हैं 5 और ज़ख्मी भी हुए हैं। लेकिन ये कंसर्न है कि ये क्या वजह हुई है, या कहा तो ये जा रहा है कि एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ हैंकी डोरी। तो अब ये अगर ये हुआ है तो ये कंसर्न हर एक आदमी के लिए है जो ये समझ रहा है कि भाई हमें किस तरह ये सिस्टम को चलाना है और ये जो वाक़ात होते हैं इन वाक़ात को कैसे रोका जाए। तो आप कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पे इस वाले निशान लगा रहे हैं? कहीं ना कहीं गैप है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एजेंसियां काम करती हैं कि अगर वाकई ही ये अटैक है तो बड़ा सीरियस कंसर्न है कि 5 जवान जो हैं वो आर्मी की गाड़ी जला दी और पता नहीं लगा, तो फिर ये जो है ये कैसे पॉसिबल हुआ। हाँ, ये हो सकता है कि G20 आने वाले दिनों में हो सकता है, क्योंकि कभी ये जो इंटरनेशनल इवेंट होते हैं उसको लेके, लेकिन हमको उसी तरह से सतर्क तो रहना है ना, हमको अपने आप में सतर्क रहना है कि ऐसा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं हमसे चूक हो गई है। जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास पथ पर चला दिया है, यहाँ शांति बहाली की है, आतंकवादियों को भी कम किया है और आतंकवादियों की आयु को भी कम किया है। जिस जम्मू कश्मीर को ISI और कुछ लोगों ने मिलकर एक टेररिज्म कैपिटल बना दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सिविल सर्विसेज डे के मौके पर सिविल सर्विसेज के ओहदेदारों और अफसरान से खिताब किया। इस दौरान पीएम मोदी ने ओहदेदारों को सिविल सर्विसेज डे की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस साल का सिविल सर्विसेज डे बहुत ही अहमियत का हामिल है। ये एक ऐसा वक्त है जब मुल्क ने अपनी आज़ादी के 75 साल मुकम्मल किए हैं। मोदी ने कहा कि पंचप्रण का संकल्प हिंदुस्तान को इस ऊंचाई पर ले जाए जिसका वो हकदार है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल 15 अगस्त को मैंने लाल किले से मुल्क के सामने 5 अहद का ऐलान किया था। इसमें तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर का हदफ, गुलामी की हर सोच से निजात, हिंदुस्तान की विरासत पर फख्र का जज्बा, मुल्क के इत्तेहाद और भाईचारे को मजबूत करना और अपने कामों और जिम्मेदारियों को बखूबी अदा करना था। मोदी ने कहा कि इनसे वो एनर्जी हासिल होगी जो हमारे मुल्क को इस बुलंदी पर पहुंचा देगी जिसकी वो हमेशा से हकदार है। एक ऐसा समय है जब देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। एक ऐसा समय है जब देश ने अगले 25 वर्षों के विराट विशाल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाना शुरू किया है। देश को आजादी के इस अमृत काल तक लाने में उन अधिकारियों की बड़ी भूमिका रही जो 15, 20, 25 साल पहले इस सेवा में आए। अब आजादी के इस अमृत काल में उन युवा अधिकारियों की भूमिका सबसे बड़ी है जो अगले 15, 20, 25 साल इस सेवा में रहने वाले हैं। इसलिए मैं आज भारत के हर सिविल सेवा अधिकारी से यही कहूं, बहुत भाग्यशाली है।
आगे बढ़ेंगे। 2002 में गोधरा में ट्रेन के कोच में आग लगाकर 59 लोगों के कत्ल करने के कसूरवारों को सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को जमानत दे दी। तमाम कसूरवारों को निचली अदालत और हाई कोर्ट से उम्र कैद की सजा मिली थी। 17-18 बरस जेल में गुजारने की बुनियाद पर कसूरवारों को जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से फांसी की सजा पाने वाले 4 कसूरवारों को जमानत देने से इनकार कर दिया। इससे कबल 13 मई 2022 को कोर्ट ने कसूरवारों में से एक अब्दुर्रहमान धंतिया को 6 महीने के लिए इस बुनियाद पर अबूरी जमानत दी थी कि उसकी अहलिया टर्मिनल कैंसर से मुतासरा थी और इसकी बेटियां नफसियाती बीमारी से दोचार थीं। 11 नवंबर 2022 को अदालत ने इसकी जमानत 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी। गुज़िश्ता साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा काट रहे फारूक नामी कसूरवार को इस बुनियाद पर जमानत दे दी थी कि वो 17 साल की सजा काट चुका था और मामले में इसका किरदार ट्रेन में पथराव करने का था। वाज़ेह है कि 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लगा दी गई थी। कोच में कार सेवक सवार थे। इस वाक़े में 58 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।